जिसमें से आप क्या हो सकता है कि उसमें उसमें टाइम लगेगा बेसिकली 10-15 दिन का भी। वो मैं रेडी करवा रहा हूँ उसमें। तो उसमें होगा क्या कि आप लोग अपना आंसर वहाँ से राइट लिखेंगे और उसमें सबमिट करेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से चेक होगा, उसी में मैं सबमिट करूँगा, वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप भी उसे देख सकते हो और उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। हम्म। है। अच्छा। ओके, क्या कह रहा था? वो। और मुझसे क्योंकि उस टाइम बहुत पहले बात हुई थी तो बोला कि मैं सर अभी सर के उसमें हूँ और बहुत पहले से हूँ, तो मैं मुझे उन्हीं के अलावा कुछ समझ नहीं आता, तो मैं बेस्ट है। क्या 2 साल नहीं, अभी 2 साल और लगेगा कह दो। उसमें कोई ऐसी कह देखिए, ये तो कह दो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कौन सी क्या बड़ी बात थोड़ा ना है कह दो। यही होता है, यही होता है। तो उसमें कोई ऐसा मतलब ये कोई नई बात थोड़ा ना है। अभी तुमसे पहले वाले जो है बात इस चीज की है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वही नहीं समझ आ रहा है इनको। ये किसी और पे लगे पड़े। मैंने इससे बोला, इससे ऐसी बात हुई थी तो बोला कि सर, मैंने कहा ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है सर। मैंने किससे चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो कहा सर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अभी वो बता देते हैं मुझे, जब भी कभी कुछ होता है तो मैं चला जाता हूँ। तो ठीक है। मैंने कहा ठीक। सो उसने भी ठीक कह दिया तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उसमें कुछ जवाब पूछ भी नहीं सकता, उसकी अपनी लाइफ है। इसी गुरदीप ने ना, ये तो काफी लड़क ये काफी वो चीजें हुई थी। नहीं। हाँ, ही विल ट्राई बट वो चीजें दोनों डिफरेंट है ना, सो चीजें ही विल नॉट गिव द सॉल्यूशंस ना, सॉल्यूशन है। डजंट नो यार, नोबडी। हम्म। होना तो यार यही चाहिए, बाकी ईश्वर जाने क्या है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। हम्म। तो ये चीजें हैं, कोई ऐसे इसमें इतनी बड़ी चीज नहीं, इन्हें समझने की बस जरूरत है। कोई नहीं, होता है कभी कभार यार, बड़े बड़े शहरों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो इसको हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हाँ, हमने इसमें रिपब्लिक पे जाना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक हो गया था। हाँ, डेमोक्रेटिक हो गया था। रिपब्लिक हमें डिस्कस करना है। ओके, गुड। व्हाट इज रिपब्लिक? व्हेन वी डिस्कस बेसिकली ये पार्ट हमारा प्रेम्बल से ही, सारी चीजें प्रेम्बल ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ये सारा हमने पढ़ा उसमें। राइट, सोवर्निटी, सोशलिस्ट, यही हम सारे पढ़ रहे थे।
सेकुलर, सारी चीज़ों को लेकर। अब आया रिपब्लिक, नेक्स्ट वर्ड रिपब्लिक। व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक बेसिकली क्या है कि एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें एक जो एक रूल होता है ना, एक के बाद एक, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, हायरार्की जो सिस्टम होता है उसको खत्म करना कहीं ना कहीं। और दूसरी क्या है कि अब्सेंस ऑफ हेरिडिटरी रूल जितना है उसको खत्म करना एंड इंश्योर करना दैट ऑल पब्लिक ऑफिस, ऑफिस को इंक्लूडिंग हाईएस्ट वन, द प्रेसिडेंट से लेकर, एंड आर ओपन टू ऑल सिटीजन बेस्ड ऑन मेरिट, उन सभी चीज़ों को लेकर आते हैं। उसी को रिपब्लिक बोला जहाँ पर आपको सभी को एक तरीके से कि चाहे वो इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, उनका सभी का एक टर्म फिक्स हो, इलेक्टेड होता है। पहली बात तो ये है इलेक्शन होता है जो हमारे रिपब्लिक में सिस्टम है। हेड ऑफ द स्टेट कैसा होगा? सिलेक्टेड होगा, नॉट सिलेक्टेड, इलेक्टेड होगा। वो डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। और उसका टाइम जो होगा ना, जो टर्म होगा उसका वो भी फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं परमानेंट कोई है, परमानेंट यहाँ नहीं है। रिपब्लिक मीन्स कि जो ऑफिसेज में है, जो इसमें एक जो हेड बनेगा वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्टेड होगा और पब्लिक के लिए सोवर्निटी रिफ्लेक्ट करेगा, पहली चीज। दूसरा ये है इसमें कि रिपब्लिक सिग्निफिकेंस, सीधा लिख ही लो, रिपब्लिक सिग्निफिकेंस, रिपब्लिक signify signifies the absence of hereditary, ensuring that all public office, including, साथ में इसको भी जोड़ा जाएगा, इंक्लूडिंग क्या क्या चीज इंक्लूड किया जाता है? हाईएस्ट वन लाइक द प्रेसिडेंट आर ओपन to all citizens based on merit। इन रिपब्लिक अगर हम देखा जाए, रिपब्लिक में खास बात ये होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हमारा इज इलेक्टेड। वो कैसे होता है? इलेक्टेड होता है हमेशा। हेड ऑफ द स्टेट क्यों इलेक्टेड है? इसके पीछे रीजन है। इलेक्टेड रहेगा तो उसे डर रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, और चीजें कभी भी उसे हटाने का डर है। उसका टर्म भी फिक्स है कि एक टाइम तक, ऐसा भी नहीं कि एक बार वो इलेक्शन में जीत गया, दोबारा तभी होगा जब उसकी डेथ होगी या कुछ ऐसा होगा तब इलेक्शन होगा। नहीं, टर्म फिक्स है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आगे फिर से ये कोई ऐसी चीज हो सकती है। ठीक है, बट हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि प्रेसिडेंट ऑलरेडी वही चुनते हैं, वही होता है जो उसकी तरफ से, जिसकी तरफ से सत्ता होती है, गवर्नमेंट में हेड होता है। क्योंकि यहाँ का हेड सिर्फ नाम का हेड है, भारत का सिर्फ साइन करने के लिए होता है। बाकी यहाँ का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है सारी। सो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ये इलेक्ट होता है। इलेक्टेड चाहे वो इधर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हमारे यहाँ कैसा है? इनडायरेक्ट। और इनका जो टाइम है ये
एक फिक्स टर्म होता है इसका। क्या होता है? फिक्स्ड टर्म होता है। ओके। अगर टर्म की बात करें तो ये फिक्स्ड है। 5 ईयर मतलब 5 ईयर, इसके बाद इलेक्शन होना ही होना है। और ये सारी चीज, अगर हम इसको देख लें, ये क्या बताता है, और इसके ऊपर की चीज अगर पूरी हम देख लें तो ये क्या दिखा रहा है? ये रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज सोवर्निटी, अखंडता। सोवर्निटी ऑफ द पीपल। ठीक है। ये आपको सभी को मालूम है कि इंडिया हमारा कब हुआ, रिपब्लिक कब हुआ ठीक से? सर हिंदी में जब आपने लिखा। हाँ। हाँ, 100%, 100%। इसमें ये है कीर्ति बेटा, रिपब्लिक सिग्निफिकेंस द ऑब्सेंस ऑफ हेरिडिटरी एंड रूल इंश्योरिंग। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब ये है, पूरा का मतलब समझ लो आप कि रिपब्लिक एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जहां पर आपके हेरिडिटरी रूल जितने भी होते हैं, ये इनकी खात्मा होता है, ये एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर एक इंश्योर करता है कि इसमें पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग हाईएस्ट वन, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट से लेकर क्यों ना हो, सभी लोग इसमें मेरिट बेस पर आते हैं। मेरिट बेस में आने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ द हेड ऑफ स्टेट अगर देखें तो इलेक्ट होता है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये सोवर्निटी दिखाता है, किसकी सोवर्निटी दिखाता है ये दिखाता है आपका पीपल का, लोगों का। सोवर्निटी ऑफ द पीपल, अखंडता। तो यानी पूरी हाथ घूम घाम के ये है, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली भी है तो इनडायरेक्टली कौन चुनेगा उसको? डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके थ्रू हो रहा है? वो थ्रू हो रहा है, क्योंकि हम पहले किसी को डायरेक्ट वाले को चुन रहे हैं, पब्लिक चुन रही है, फिर इनडायरेक्ट वाले जो इलेक्टेड है, एमएलए एमपी जो होंगे, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन में जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम हैं, फिर वो है, फिर उसके आगे वो है। पहले हमने चुना कुछ लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हो, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर ये जाके आगे चुनते हैं। इनको चुन सकते हैं, हेड को चुन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन है तो प्रोसेस में। 5 साल बाद हटेगा भी, तो इस चीज को देखा गया है। आपको मालूम है कि हमारा जो स्टार्ट हुआ, बेसिकली इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कब हुआ? जब इन्होंने अपना संविधान क्या किया, हमने पेश किया। हाँ, ठीक है। 26 जनवरी 1950। वैसे प्रियम्बल हमारा कब है? नवंबर की बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो अडॉप्ट किया गया फॉर्मली, इस डेट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अडॉप्ट किया गया। ठीक है, फॉर्मली अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें नवंबर है, इसमें जनवरी है। वो 49 है, ये 50 है। ठीक है। हाँ, ये अडॉप्शन हमने पूरा कंप्लीट हो गया ना, हमारे पास आ गया ये। तब उसमें कुछ कि हमने इतनी चीज बना दी है, अब इसको उसमें सुधार उधार जो होना था वो हो गया। ठीक है। सो थोड़ा बहुत जो चेंजेस, वैसे भी उसमें कई साल तो लगे थे, कितने साल लगे थे? 2 साल कुछ है, सब महीने हैं उसके। सो बनाने में हमें कोई बात नहीं, इसमें हमारा ये आया। और व्हेन इट फॉर्मली अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कॉलोनियल लेगेसी। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, जब हमने अडॉप्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि हमने जो लेगेसी थी, किस चीज की लेगेसी? कॉलोनियल लेगेसी। यानी जो आपका विदेशी शासन था, जो रूल था, ब्रिटिश रूल, ठीक है, वो रूल का ब्रेक हो गया वो रूल। अब वो हमारे में काम नहीं करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया रूल
काम करेगा, उनका कुछ नहीं करेगा। बट अगर पाकिस्तान की बात यहीं पर करें तो पाकिस्तान में 1956 तक क्राउन ने काम किया है। हमारे यहाँ 50 में भी गया, चला गया, पूरी तरीके से हमारा हो गया। लेकिन वहां पर हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि हम 50 से पहले हम पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे। वो हमारे यहाँ, देखो, जब कोई रूल जा रहा होता, जैसे कोई है जा रहा है, वो उसने इसलिए कि हम आपके साथ हैं, आप करिए, और आपको अभी रूल करना नहीं है, चीजें नहीं आती, आप समझिए करिए, और हम आपको सपोर्ट करेंगे, चीजें इनडायरेक्टली वो उसमें डोमिनेशन होता है। लेकिन ये हमारे इंडिया में 50 को खत्म हो गया, सारा चीज हम तोड़ दिया इसका, ब्रिटिश का कुछ भी हमारे साथ नहीं रहेगा रूल, किसी भी टाइप से वो हमारे साथ कनेक्शन नहीं रहा। नॉट रूल नहीं कह सकते, बट इनडायरेक्टली तरीके से ये चीज़ों को कि हाँ ऐसे हेल्प करना है, कि ऐसे भाई बनना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ऐसे रूल करना सीख लो, ये चीज़ें कर लो, ये होता है। ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या था ना कि आप फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, आप उस चीज़ को देखो। फर्स्ट इलेक्शन 1947 में नहीं हुआ। ठीक है। और फर्स्ट जो वायसराय था अभी यहाँ पर, राजगोपालाचारी, ऑलरेडी चल रहे थे। अब वायसराय सिस्टम किसका था? ब्रिटिश का। तो फिर तो ब्रिटिश तो था, घुसा हुआ था ना। इसके बाद से सिस्टम एकदम से खत्म हुआ यहाँ पर 50 में हमारा। हम्म। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना था। तो ये तो हमारा 1946 में ही बन गया था। तो वो वहां से फॉर्मेशन के लिए यू हैव टू चूज द पर्सन्स मेंबर्स हु कैन बिल्ड, हु कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उनके लिए आएगा, और जो बनाएंगे वो लाया जाएगा, चीजें स्टार्ट की जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो वही चीज है इसमें। तो यहाँ पर ये हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड कॉलोनियल रूल यहाँ पर हमारे यहाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान विच रिमाइंड डोमिनियन अंडर द ब्रिटिश क्राउन अंटिल 1956, 1956 तक वहां था रूल। इंडिया embraced कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कब किया इंडिया ने? इंडिया ने इस टाइम पर स्ट्रक्चर के साथ आ गया। ठीक है। पहले हमारा इंडिपेंडेंट तो फुली हो चुका था 1947, बट विद स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ अगर बात करें तो 1950 में हमने पूरी तरीके से इसको ले लिया। दूसरी चीज इसके पीछे लॉजिक भी है कि ये 26 क्यों लिया गया है। डू यू रिमेम्बर? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये डेट याद आ जाएगा। 26 जनवरी ही क्यों चूज की गई है? क्योंकि देखो, आजादी तो एकदम से हमें मिल गया 15 अगस्त को। ठीक है। लेकिन जब आपका लाहौर सेशन हुआ आईएनसी का, उस टाइम पर नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक हम आजाद नहीं हो जाएंगे तब तक 26 जनवरी को हम इसे एज अ फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। तो उसी चीज से ये वर्ड यहाँ पर ये डेट रखी गई, शुरुआत की गई। ओके। एंड द प्रोविजन फॉर एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया यहाँ पर। अंडरस्कोर्स द डेमोक्रेटिक इथोस। डेमोक्रेटिक इथोस मैंने बताया है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक होगा वो हमारा इथिकल होना चाहिए, इंडिया का खास करके। एंड द रिजेक्शन अरिस्टोक्रेसी और मोनार्की। ठीक है। तो मोनार्की की बात करें, एरिस्टोक्रेसी की बात करें, इसका रिजेक्शन किया जाएगा, इसको नहीं रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो हमारे इसमें प्रोविज़न, रिपब्लिक का मतलब है यहाँ पर प्रोविज़न से भी है। प्रोविज़न किस चीज़ का? कि हमारे यहाँ जो हेड कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारे यहाँ? प्रेसिडेंट है। और ये प्रेसिडेंट का भी पार्ट कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। तो इसको हमने वहाँ से लिया और इसे इलेक्टेड
इलेक्शन वाला किया गया, इसको हेड बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया। एंड इसमें ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अंडरस्कोर्स द डेमोक्रेटिक इथोस, यानी डेमोक्रेटिक के चरित्र, करेक्टर के हिसाब से, जो लोकतंत्र का चरित्र है उसके हिसाब से इनको बनाया गया। एंड द रिजेक्शन ऑफ अरिस्टोक्रेसी को रिजेक्ट किया गया, मोनार्की को रिजेक्ट किया गया हमारे यहाँ। अब ये सारी चीजें जो है रिपब्लिक क्या इंश्योर करती है, रिपब्लिक इंश्योर्स, इंश्योर्स क्या करती है, इंश्योर इक्वालिटी। अगर आप इलेक्शन, कहीं भी इलेक्शन होने लगे, इलेक्शन सबसे पहली चीज है आपकी इक्वालिटी का, ठीक है। इक्वालिटी का सबसे बड़ा देखने का, अगर सिंबल देखना है, कुछ ऐसी चीज जाननी है, तो समझो अगर आपके पास इक्वालिटी आ रहा है, इसका मतलब कि यहां पर डेमोक्रेसी आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर स्टार्ट होती है। तो यहां पर है ये रिपब्लिक इंश्योर्स इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी को, नागरिकों को, फॉर ऑल सिटीजन्स, फॉर ऑल सिटीजन्स to hold the highest office without any privileged classes। ठीक है, आज के डेट में देख लो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस मीन्स लाइक प्रेसिडेंट टाइप, कुछ भी हेड हो हमारे यहाँ का, किसी भी क्लास, विदाउट एनी प्रिविलेज्ड क्लासेस, सभी लोग वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के देख लो, द्रौपदी मुर्मू हमारे यहाँ, रामनाथ कोविंद, अब्दुल कलाम, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा जा सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है बेसिकली, हाँ बोलो। पब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये बताती है कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी, इफ आई एम नॉट, तो अब यही डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई पार्टी होती है जिसकी विचारधारा जो है वो सोशलिस्ट टाइप है या फिर कम्युनिस्ट टाइप, तो सर ये कहीं ना कहीं उल्लंघन भी है कि हाँ रिपब्लिक, मतलब डेमोक्रेसी का भी और रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का, कि हाँ आप आपकी जो विचारधारा है क्या कहते हैं, सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट टाइप, केरला हो गया, हो गया। नहीं वो देखो है तो उसका, लेकिन मेन तो हमारे यहाँ क्या होता है, चीज़ें तो बदलती रहती हैं, बदलती क्या है, लोग अपने आप से करते हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन कुछ भी होगा ना, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। हम कुछ भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, दिस इज अ सेकेंड थिंग, बिकॉज हमें मालूम है, जैसे सपोज करो कि आप एक सिंपल सी बात है, आप कुछ भी, कितने बड़े दादा बन जाओ, कुछ भी आप डॉन बन जाओ, आपका अपना रूल है, आपकी अपनी लेगेसी चला रखी है आपने, बट अगर फाइनल डिसीजन या कभी किसी दिन आओगे आप परेशानी में, कुछ भी ऐसा होगा, तो उस दिन आपका जो रिजल्ट होगा, जो आपके साथ जस्टिस किया जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। नॉट कि आपने अपने राज्य में क्या किया, रूल भी पास होगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। आपकी पार्टी के विचारधारा क्या है वो एक सेकंड थिंग है। दिस इज विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ योर पार्टी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली, क्योंकि सभी पार्टी का एक अपना अलग आइडियोलॉजी है एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली जो उसका हमें यह है कि पार्टी का काम क्या होना चाहिए, जो इलेक्टेड होते हैं उन्हें इलेक्शन तो लोग चुनेंगे, पहला तो ये है। आपकी विचारधारा अगर गलत है, ठीक नहीं है, तो पब्लिक आपको खत्म कर सकती है 2 दिन में, ठीक है। हम्म 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 तो वैसे हाँ हाँ, तो वही चीज है ना, तो इसमें उसका कोई ऐसा विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है इस पे, ठीक है। आप ये सोच लो वो उसका क्या अंदर है, उससे फर्क कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पड़ता, इसीलिए हाँ। कुछ भी टाइप किया जाए, यही तो बचाया गया है, यही तो चीज रखी गई है। इसीलिए आर्टिकल 13 भी कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जाएगा
कि जिससे लोगों का फंडामेंटल राइट या कुछ भी ऐसे राइट्स खत्म किए जाएं, ठीक है, वायलेशन हो जाए। अ, इसीलिए आप एक चीज और भी ध्यान दें, एक तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, ठीक है, फ्रीडम दी गई है, वो किसी के अंडर में नहीं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो केयर टेकर है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर कहीं गलती से अगर सत्ता पार्टी को केयर टेकर बना दिया गया होता इसका, तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन की बैंड बजा चुके होते हैं लोग, है ना। हम्म। हम्म। क्योंकि अगर कुछ भी इनके हाथ में आया, ठीक है, तो चेंज करना शुरू कर देगा। अब इनके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि जुडिशरी सिस्टम इनके हाथ में नहीं है। अगर जुडिशरी सिस्टम हाथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं से बंध जाते हैं, क्योंकि कहीं भी एक्शन ले सकती सुप्रीम कोर्ट, किसी पर भी रोक लगा सकती, क्योंकि वो एक ह्यूमन के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये चीज है। एंड ऑब्ज नाउ इसमें चलते हैं फिर से। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है जो प्रियम्बल में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सभी को। इसीलिए कभी भी मैं आपको बता दूं, वो बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी को दबा दे, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर आप भी इलेक्शन लड़ना चाहो ना, आप लड़ सकते हो। मिनिमम जो आपकी एक सिक्योरिटी फीस होती है वही जमा होती है। इसके अलावा कोई भी पर्सन लड़ सकता है, चाहे वो पार्टी से हो और चाहे बिना पार्टी के हो। निर्दलीय भी लड़ते हैं ना, निर्दलीय जाते हैं ना लोग, क्यों जा, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें निर्दलीय बोलते हैं। तो वो लोग जाते हैं, क्यों ऐसा जाते हैं? क्योंकि राइट कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, नहीं तो पार्टी मार देती लोगों को। और यहीं से आज की डेट में है जो है, आज तो बिना पैसे के आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, आज का जो सिस्टम है। लेकिन आज का ये है कि अगर आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है तो आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो आपको कोई ना कोई पार्टी उठा लेती है और आपको अपने साथ मिला लेती है। तो आप बिना पैसे के इलेक्शन उस पार्टी में जाते हो, आपका ओहदा बढ़ता है, अचानक से आप कुछ ना कुछ बन जाते हो। अगर आपका अच्छा वहां पर है, आपको पोस्ट भी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट आते ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? सो अगर प्रियम्बल की बात करें, और इसमें 4 कार्डिनल आइडियल्स हैं हमारे इसमें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एम को अचीव करता है और अपहोल्ड करता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला, जस्टिस। हाँ, 4 कार्डिनल आइडियल्स, 4 कार्डिनल आइडियल्स। और ये इसलिए है, ये क्यों है, ये क्यों ऐसा, दैट कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, एम को अचीव कर पाए और अपहोल्ड कर पाए। ये इसलिए ये 4 ऐसे दिए गए हैं, इसमें रखा गया है, ठीक है। अब कार्डिनल आइडियल्स जानते हो ना क्या होता है? नो, नहीं, ऑब्जेक्टिव तो है ही है। कार्डिनल का मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल्स, आधारभूत प्रिंसिपल्स, मूल प्रिंसिपल्स, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स जो रखे गए हैं इसके। आइडियल्स 4, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे इस चीज को बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम कार्डिनल नाम देते हैं। तो प्रियम्बल की ये चीजें जो हैं, प्रियम्बल में 4 कार्डिनल आइडियल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एम को अचीव करता है, ध्यान से इस चीज को समझना, एंड अपहोल्ड करता है, ठीक है, दोनों चीजें।
अगर ये फोर आइडियल्स ना हो तो कहीं ना कहीं एम अचीव नहीं होगा, अपहोल्ड नहीं कर पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के एम को। ये कौन कौन से फोर हैं? नंबर वन इज दैट इज जस्टिस। पहले तो हम जस्टिस पे चलते हैं। जस्टिस आपसे बेटर कौन जान सकता है, आप तो उसके शिकार हो ही रखे हैं कि जस्टिस हो ही नहीं रहा कहीं पर। ठीक है, कहीं पर भी एक्चुअल जस्टिस नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है, ये जो जस्टिस वर्ड लिया गया है ना, ये कहाँ से लाया गया जानते हो कहाँ से? borrowed फ्रॉम यूएसएसआर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल जस्टिस, यानी रसिया। ठीक है, समझ आ रहा है? borrowed फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। एंड जस्टिस, जस्टिस जो वर्ड है ना, इनकम्पसेस किस किस चीज पे जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में खास करके। वैसे जो यूएस वाली आइडियल्स में अगर बात करें, जो यहाँ से लिया गया है यूएसएसआर से, यहाँ पर सोशल, सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। ठीक है, ये जस्टिस इन चीजों पर भी, इस टाइप की इतनी जस्टिस हमारे टाइप से हो सकता है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल डायमेंशंस की जितनी भी डायमेंशन हो उन पे जस्टिस। ये हमारा यूएसआर, अगर हम बात करें, यूएसआर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स में दिया था जहां से हमने इसे उठाया है, लिया है। ठीक है, इसमें ये है जस्टिस क्यों लिया जाता है, जस्टिस क्यों जरूरी है किसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, खास करके डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। जस्टिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कॉर्नर स्टोन मतलब कुछ नहीं बचा, कहते ना कि हम लास्ट पत्ता फेंकने वाला बात है, कि मेरे पास इक्का रखा हुआ है। ठीक है, वही जस्टिस इक्का का काम करती है। कुछ नहीं मिलेगा तो जस्टिस तो है, जस्टिस आएगा। जस्टिस कहाँ से मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से, और या फिर हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस दिलाएगा। वो बात अलग है कि आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो। ठीक है, जीरो है वैल्यू। अगर वैल्यू जीरो है, जीरो इसलिए क्योंकि आज देख लो जो रिपोर्ट हमारे पास अभी आई है इसकी, अगर हम बात करें जो अभी टॉर्चर से, जो कस्टोडियल डेथ है, अगर हम उसकी बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है ठीक से? जुडिशरी सिस्टम ठीक करे, कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी उसमें प्रॉब्लम है। वो यही चीज, दूसरी चीज ये भी है, आप देखो कहीं ना कहीं अगर, अगर जुडिशरी सिस्टम हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी कर रही है, नो डाउट कि उसके पास। हेलो, हाँ हाँ बेटा, ज्वाइन नहीं किया? ओके ओके ओके। ओ ओके 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 ओके। ओ, ठीक है। सो उसमें चीज़ें क्या है हमारी, बेसिकली इसमें हमारा सिस्टम इसमें कैसा होना चाहिए कि हमें इसमें डर होना चाहिए पुलिस को भी, कि आप, क्योंकि आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? आप रिस्पॉन्सिबल हो पब्लिक के लिए। आपने पहले ही दे रखा है कि अगर पब्लिक को कोई, बी आर अम्बेडकर ने बोला भी है कि 32 क्या बोला, सोल ऑफ राइट, सोल बोला है, नाम दिया है। पब्लिक जाएगा कहाँ? जो जेल में है वो कैसे जाएगा, पहुंचेगा आपके पास?
सपोज करो उसकी फैमिली नहीं है, काम नहीं करती, उसकी फैमिली ने उसे फंसाया, बट वो गलत तरीके से है, और जितना उसका जस्टिस, जितने दिन का उसका पनिशमेंट होना चाहिए उससे ज्यादा पड़ा, उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो कैसे कर सकता है? सो चीजें हैं कि हमारा जो पुलिस फोर्स की अगर बात करें, जो टॉर्चर मिल रहा है उसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनसे उन्हें डर ही नहीं बचा। उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस की डर नहीं है कि आगे कुछ क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नहीं है। तो ये चीजें सब कभी ना कभी हमें प्रॉब्लम है, तो ये नो डाउट अच्छा भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स भी हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, फिर भी जस्टिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इससे क्या होता है कि अगर ये हमारा जस्टिस है तो सोसाइटी में फेयरनेस बना रहेगा। फेयरनेस, मोरालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ओके, ये सारी चीजें ये इंश्योर करता है इंडिविजुअली रिसीव दैट दे डिजर्व, और आर entitled to based on the principles of equity and equality। ठीक है, ये हम इंश्योर करता है सभी को। अब देख लो, कोई भी अगर स्कीम बनती है, कुछ भी चीज आती है, सभी के लिए बराबर रखा जाता है। वो बात अलग है कि नीचे लेवल पे फिर वो गड़बड़ी होना शुरू होता है, डिस्क्रिमिनेशन, कि जिसके हाथ में वो गांव का जो प्रेसिडेंट होगा विलेज का, जिसके उसके हाथ में जो उसके खास होंगे, वो चाहे रिच हो चाहे जो भी हो, नॉर्म्स के हिसाब से नहीं काम करता, वो दूसरे के हिसाब से ले आता है। स्कीम जिसके लिए लाई गई है उसको नहीं देता है। कई बार स्कीम गांव में पता भी नहीं चलती, खुद ही रख लेता है सारा, कुछ लोगों को चुपचाप देकर। तो ये सारी चीजें हैं, so यहाँ पर सारी चीजों को लेकर इंश्योर करे कि सभी लोग उसका, इंडिविजुअल पर्सन सभी रिसीव कर पाए, फेयरनेस, मोरालिटी, इम्पार्शियलिटी, हर चीज, जस्टिस मिल पाए, इक्वालिटी दिखे, इक्विटी दिखे, दैट इज। ठीक है, इसके साथ अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जस्टिस क्या है, जस्टिस भी है यहाँ पर भी, जस्टिस कैसे करता है, फेयरनेस टू इनकम पास। सो अगर हम इनकम्पास ब्रॉडर सोसाइटल गोल की, अगर हमारा क्या है मेन सोसाइटल गोल, हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ तीन जस्टिस रखे गए, थ्री फॉर्म ऑफ जस्टिस रखा गया इंडिया में। ये आपका यूएसएसआर का है, हमारे यहाँ तीन है। कौन कौन से तीन है बेटा? नंबर वन, सोशल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में दिखता है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये हमारे यहाँ एक चीज बस नहीं है, इस डायमेंशंस को हमने नहीं रखा, पॉलिटिकल डायमेंशंस, थोड़ा तो अंतर हमने किया है पॉलिटिकल डायमेंशंस में। क्यों? पॉलिटिकल डायमेंशंस में अगर रख देते, जैसा आप अभी कह रहे थे, पॉलिटिकल डायमेंशन में जस्टिस की बात, पॉलिटिकल में जस्टिस हो सकती, पॉलिटिकल डायमेंशंस में कई बार क्या होता है कि आपको उसमें हर एक डायमेंशन में कुछ में जस्टिस होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ फिक्स डायमेंशंस को हम कवर करते हैं, सारी पॉलिटिकल चीज में नहीं कवर करते। यहाँ पर हम हर चीज में जस्टिस लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ भी एक्शन ले, कुछ भी आइडियोलॉजी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं होगा इंडिया में खास करके। ठीक है, ये सारा चीज क्या दिखाता है, इंडिया का होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है, रिफ्लेक्ट क्या करता है, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द क्रिएटिंग एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, समझ आया? हम्म, इसके लिए एक सोशल जस्टिस से रिलेटेड एक केस हुआ था बहुत पहले, एग्जाम्पल में अगर देखें। अब आते हैं सोशल जस्टिस पे, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सोशल जस्टिस। तीन है इसमें, लेकिन यहाँ पर सोशल जस्टिस बात का, सबसे पहले इस पे चलते हैं। सोशल जस्टिस
अगर मैं मीनिंग के हिसाब से सारी चीजें हैं, इसका मीनिंग है इक्वल ट्रीटमेंट, समझे ना। सोशल मीन्स पब्लिक सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में कौन रहता है? पब्लिक रहती है, कॉमन पीपल, यानी सिटीजन्स, सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन ऑफ द कंट्री। इनको क्या चाहिए? और हमारी गवर्नमेंट सोशलिस्ट है हमारे यहाँ का, तो हमारा कैसा होगा? पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी गवर्नमेंट। अब पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो पब्लिक के लिए कुछ उनकी नीड्स पूरी भी करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर पूरी करती है उसको, जो नीड्स है लोगों की, तो उसमें क्या होना चाहिए? इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट होना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है। और खास करके किसके लिए? हमारे यहाँ ये भी ध्यान दिया गया है, खास करके किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो छोटे तबके में है उनको ऊपर लाने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्यों ऐसा? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में है, एंड अब इसमें कहोगे सर इसमें तो वो हो गया, डिस्क्रिमिनेशन तो है कहीं ना कहीं, नहीं। जो इलीट में आ चुका है उसको अभी, उसको अगर राशन कार्ड से बीपीएल में रखोगे तो क्या फायदा? हमें तो जो उसके नीचे उसको लाना है, बराबर में लाना है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, उसमें नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन कैसे? बेस्ड ऑन, याद है आपको? अगर मैं इसमें बात करूं तो आर्टिकल 15, राइट, बेस्ड ऑन आर्टिकल 15, लाइक कास्ट वेरी नहीं करेगी, क्रीड वेरी नहीं करेगा, जेंडर वेरी नहीं करेगा, रिलीजन वेरी नहीं करेगा, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं हो, ठीक है। समझ आया? आर्टिकल 15 कहीं ना कहीं यहाँ काम करेगा। इसके साथ इसमें केस आया था 2018 में, अभी का केस है, इससे रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, लिख लो, आपके एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम्पल में। दैट इज नवतेज सिंह, नवतेज सिंह जौहर, जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस है ये, ठीक है। सुन लो कहानी फिर इसकी, अगर सुनना ही है। ये बड़ी, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी इसमें। लिख लिया? पहले लिख लो, फिर एक डिटेल में उसको समझते हैं, फिर सुनते हैं इसको केस को, ठीक है। कीर्ति आपका भी हो गया? ओके। ये हमारा जब शुरुआत हुआ ना ये केस को, ये कोर्ट केस में गया था, खास करके ये एक मामला था एलजीबीटीक्यू के, उससे रिलेटेड था ये केस। और इसमें बड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट का, इन चीज़ों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से मैं उठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को मैं रखने की कोशिश करूंगा कि जो ये मामला वहां से आपको ज़्यादा समझ आए। इसमें एक, जो ये चैलेंज किया इन्होंने सेक्शन 377 को, जो हमारे पीनल कोड में दिया हुआ है। जैसे 377 क्या है? रेप केस होता है ना,
376, ये सारी चीजें। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी इस केस में भी क्या हुआ कि इसमें इन्होंने चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सेक्शन को लेकर, ये मालूम है कि ये सेक्शन जो हमारे बने थे इंडियन पिनल 1860 को साथ, ये अभी अंग्रेजों वाला ही चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। जो कि इस, अगर इंडियन पिनल कोड की बात करें तो इसमें क्रिमिनलाइज्ड और कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, यानी सीधा सीधा कहो आप रेप, ठीक है, रेप करना। 76 में क्या होता है कि आप उनके साथ रेप होना, मतलब अपोजिट जेंडर के साथ। 77 में क्या है कि जेंडर अपोजिट नहीं होता, सेम सेक्स होता है, ठीक है। सो उस चीज में ये इसमें है, और वो भी नेचुरल तरीके से। तो अगर सेम सेक्स है तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल तो होगा नहीं उसमें, है ना। तो इसमें यह आया कि इट क्रिमिनलाइज्ड सेक्सुअल, मैं पहले तो ये, मैं उसको 377 को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये क्या है, 377 क्या है, उसी पे ही इनकी बहस हुई थी, वही केस यहाँ पर गया था। सो इट criminalized consensual sexual conduct between the adults of the same sex. ये द पिटीशन फाइल्ड बाय द डांसर नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर ने, डांसर थे, इन्होंने फाइल किया, चैलेंज किया सेक्शन 377 को, पीनल कोड, जो पीनल को इंडियन पीनल कोड है 377, उसको चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी, freedom of expression, equality, human dignity and protection from the discrimination। इन्होंने इस चीज को डाला, किस ग्राउंड पे किया, ध्यान से फिर से समझना। violated the constitutional right to the privacy, freedom of expression, equality, human dignity, protection from the discrimination। The court reasoned that discrimination on the basis of sexual orientation was violative of right to equality, that criminalizing consensual sex between the adult in the private was violated of the right to privacy। हर चीज इसमें देखो, दो दो चीजें हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ ऑर्डर देता है एलजीबीटीक्यू के लिए, सेम सेक्स शादी के लिए, हर चीज का ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। उधर आप साथ में केस भी कर रहे हो अननेचुरल सेक्स का। अब सिंपल सी बात है, अगर सेम सेक्स होगा तो नेचुरल सेक्स तो होगा, डेफिनेटली, है ना, ये तो फिक्स है। सो हमारे यहाँ कई ऐसी हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार चीजों को नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही, जो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार। अभी जैसे दूसरा चीज, एक और मामला है ऐसे, ये तो छोटी सी बात हो गई इस चीज पे, ये बेसिकली मेन केस था इनका, फैक्ट्स इसमें मैंने आपको काफी बता ही दिए। जैसे अभी एक मामला आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट कहती है लिव इन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ ओके कर दिया है, ठीक है, राइट, मालूम है ना, लिव इन में रह सकते हो आप लोग। लेकिन वहीं पर अगर लिव इन में ये भी कहता है कि लिव इन में अगर कोई रह रहा है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही, लड़की कुछ केस करती, उसका केस दर्ज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इच्छा से रह रहे हैं दोनों। लेकिन वहीं पर लड़की अगर किसी दूसरे तरीके से लिव इन में रहकर भी दूसरे तरीके से बोलती है कि ये इसने रेप किया मेरा, तो आप दर्ज कर लेते हैं, लड़का जेल चला जाता है, रेप केस में अंदर चला जाता है। दूसरी चीज ये भी है, लिव इन में आपने गारंटी दे दी, लड़का लड़की रहने लगे, लड़का लड़की को काट डालता है, मार देता है, फिर
क्योंकि लड़का लड़की लिव इन में रह रहे थे इसलिए। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। काट डाले गए, कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है, सही में हैरेस कर रहा हो लड़का, या लड़की उसको कर रही हो, लेकिन आप केस ही दर्ज नहीं हो सकता। दोनों चीजें हैं। केस दर्ज होगा तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसको क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज के लिए। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑलरेडी चल रहा था, या तो उसी को रखते आप। इससे तो हमारा इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं जो एक उसका वायलेशन हो रहा है वो खत्म हो रहा है। उसकी आपने बैंड बजा रखी है, अगर देखा जाए सही से। आज की डेट में देख लो, इस लिव इन के चक्कर में शादियां कम होना शुरू हो गई। इंडिपेंडेंस बढ़ गए, अच्छी चीज है, लेकिन शादियां कम हुई, डाइवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ गए, फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वो कम हो रहा है। और आपको मालूम है, किसी भी देश को किसी भी चलाने की उसकी फर्स्ट यूनिट मानी जाती है फैमिली, यानी मैरिज। पति पत्नी नॉट की एक सेक्सुअल रिलेशन है, इट इज नॉट सेक्सुअल रिलेशन। देखिए, एक सेक्स का पार्ट नहीं है, एंजॉयमेंट का पार्ट नहीं, ये एक यूनिट है जिससे आप समाज की रचना करते हैं, इन स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन है सोसाइटी का, देश का, फैमिली। और आप उसे विदेश, अभी रिसेंटली लंदन में ऐसा हुआ, अभी देखा गया यूके में खास करके इस चीज को, कि वहां पर यही प्रॉब्लम होने लगी। लिव इन का वहां था, सारा कल्चर था, वहां बच्चे होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि बाप किसका है, माँ कौन है, बाप कौन है। खत्म। तो ये सारी चीजें जो हो रही ना, अब वहां मैरिज से फिर से शुरुआत कर रहे हो, कि कंपलसरी करने के बाद कि शादी करो, बच्चे करो, तब बच्चा करो, चीजें ऐसी होनी चाहिए। अब फिर से वही लेकर आने वाले हैं, कल्चर आ रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, और हम उस पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे। तो बेसिकली ये केस था 377 के ऊपर था, और ये चीज़ आने लगा, शुरुआत होने लगी। और ऐसा ही केस एक बार और उठा था नाज फाउंडेशन की तरफ से, बट उस 377 में बहुत पहले। बट ऐसा कोई खास नहीं, ये रिसेंटली है। उसमें भी यही चीज़ें थी कि उसमें 2 जज की बेंच थी, उन्होंने इसमें केस लिया था। हाई कोर्ट में गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में। डिसीजन में ग्रांट किया गया था, अप्रूवल दिया गया था 377 के लेकर, कि ठीक है भाई, इसमें ऐसा करना चाहिए, साथ में है तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी ग्रांट दिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में, केस के बारे में और पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट हमारा चलता है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सेकेंड इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें कौन सा आर्टिकल काम कर रहा है? आर्टिकल 16। ठीक है, सो इसमें ये है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका आता है कौन सा? किसान सम्मान निधि आज की डेट में जा रहा है किसानों के लिए, सबको जा रहा है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा रहा है। जो गवर्नमेंट बेनिफिट लेती है, और लोग बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट से, सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कहीं शायद, हाँ 2018 वाले पेपर में है, पीवाईक्यू में देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। जब ये चीज होगी तो ये क्या करेगा? अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटी का, तो इनका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और ये बढ़ेगा तो ये ब्रिज का काम करेगा। ठीक है,
ब्रिजिंग द गैप, किसके किसके बीच में? रिच एंड पुअर के बीच में गैप भरेगा ये। यही गैप को भर सकता है। ये आया क्यों, शुरुआत ही क्यों? एक एग्जांपल है, रिमूवल ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट के, फंडामेंटल राइट एज अ फंडामेंटल राइट से जोड़ा गया था, रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट से। और 44th अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की वजह से, कि आप इसमें राइट नहीं बना सकते। जैसे पहले होता था ना कि कोई राजा महाराजा टाइप का है पर्सन, बहुत लैंड लिए बैठा है, वो कहता है मेरा अधिकार है, मेरी लैंड है ये। आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, उसको रिमूव किया जाएगा और लोगों में बंटवारा किया जाएगा, जिससे आप गरीबों को भी मिल पाए। ठीक है, इसके शिकार हम भी हुए हैं, नो डाउट। हमारे घर पे लगभग 300 बीघा लैंड थी, उसमें से पट्टे हुए लोगों को, और वो बात अलग है कि काफ़ी अपने लोगों को पट्टा करवाया गया कि जो हमारे यहाँ काम करते थे ऐसे लोगों के, मैक्सिमम उन्हीं को, कि इनका पट्टा करवा दिया जाए। और उस टाइम पे मैं ताऊजी प्रधान भी थे, तो उन्होंने उस चीज़ को, उस टाइम पे बड़ा तेजी से चल रहा था, मैं तो शायद तब पैदा भी नहीं हुआ था जब वो प्रधान थे। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होना, पट्टे के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई। अब आप अधिकार नहीं दिखा सकते थे। लैंड रिफॉर्म उसी में आना शुरू हुआ, उसी से शुरुआत हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल में आप गैप भरेगा, उनके पास भी लैंड होगा, लैंडलेस नहीं रह जाएंगे। इसमें क्या है, द रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। ये कब हुआ, किसके थ्रू निकाला गया इसे बाहर के, वो किया गया, रिमूव किया गया, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, ये चीज़ है आगे। नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करें इसमें, नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक हो गया ना? डन। ओके, पॉलिटिकल जस्टिस पे आ जाते हैं। कीर्ति समझ आ रहा है ना बेटा? ठीक है, सो इसमें पॉलिटिकल जस्टिस में आते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस में अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। गवर्नेंस में पॉलिटिकल जस्टिस, सीधी सी बात है, सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है। इक्वल पार्टिसिपेशन, ध्यान से समझना, इन गवर्नेंस, इन गवर्नेंस। और साथ ही साथ ये एम्पावर भी करता है, किस चीज को एम्पावर करता है, एवरी सिटीजन्स राइट टू वोट। सभी सिटीजन के पास वोट डालने का राइट है, वे राइट टू वोट एंड कंसेंट इलेक्शंस एंड एक्सेस पब्लिक ऑफिस। हर चीज की जस्टिस दे रहा। जस्टिस का मतलब, पॉलिटिकल जस्टिस का सिर्फ एक ही नहीं कि सिर्फ उसको पार्टी को दे रहा है, साथ ही साथ पब्लिक को भी दे रहा है। इसमें सिटीजन को एम्पावर कर रहा है कि आपके हाथ में है सब कुछ, किसको आप चुन रहे हैं, किसको इलेक्शन में रख रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव अ पावर, यू कैन रिमूव द पर्सन फ्रॉम हिज सीट, उसे सीट से हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और बैठा भी सकते हो। तो ये आपके पास पावर है। इक्वल पार्टिसिपेशन का है कि सभी उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दूसरा, एम्पावर करता है सभी सिटीजन्स को, द ऑल सिटीजन्स।
are every citizen. एम्पावर करना कैसे? विथ राइट टू वोट। ठीक है। एम्पावर कैसे होगा? वोट का अधिकार है हमारे पास। वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे तो लोग चुने नहीं जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये हमें कंसेंट भी देता है। किस चीज का कंसेंट देगा ये? और कि हम चुनाव लड़ सकता, कोई भी पर्सन लड़ सकता है। ठीक है। इसके बाद कॉन्टेस्ट इलेक्शंस का भी इसमें राइट देता है। राइट टू वोट, कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड एक्सेस पब्लिक ऑफिस, इन सभी पे ला सकते हैं। एंड ऑल्सो इट गारंटीज इंक्लूसिव पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जहां पर लोगों की बात सुनी जा सके। ये भी गारंटी देता है एज इंक्लूसिव पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, जहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग तो इसीलिए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जैसे गैस का मुद्दा एलपीजी का चल रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की वॉइस बन के आ रहे हैं कि लोगों को तकलीफ है, सरकार क्या कर रही है। सरकार रोड पे नहीं उतर, लोग नहीं रोड पे उतर रहे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोगों को तकलीफ नहीं है। तकलीफ है। उनकी वॉइस बनकर रोड पे उतर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज, चीजें कर सकती है ऐसा। ठीक है। जैसे ऐसा हुआ है, अभी तो चल ही रहा है, एलपीजी की बात करें, सभी चीजों की बात करें, कहीं पर भी एक है, ऑल वॉइस आर हर्ड, सभी की वॉइस सुनना। इसके साथ साथ ये भी है, पॉलिटिकल पार्टीज में अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो आपका जो अमेंडमेंट हुआ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था, रिजर्व सीट की गई थी 1/3 ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, किसके लिए? वीमेंस के लिए, कि 1/3 वीमेंस के लिए रिजर्व रखी जाएगी सीट। ठीक है। मतलब उनको भी पार्टिसिपेशन चाहिए। अपने पार्टिसिपेशन में अगर फीमेल नहीं रख रहे हो तो कोई फीमेल को रख लाएगा ही नहीं, इक्वालिटी का सीन ही नहीं रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि लड़ना नहीं चाहते, कौन अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता है? वाइफ को। अगर उससे इलेक्शन लड़ा भी देता है तो खुद चलाता है उसे। बहुत कम लोग होते हैं जो लड़कियां खुद चलती हैं, गांव में खास करके। तो उन्हें ये लगा कि अगर ऐसा कुछ होगा, अगर हम फीमेल की इस रिजर्व सीट ही रिजर्व नहीं करेंगे तो कोई भी बंदा अपनी औरत को डायरेक्ट नहीं लड़ाएगा, अरे तुम बैठो, घर का काम करो, क्या जरूरत है इसकी, मैं कर हो रहा हूं ना खड़ा। और जब आपकी सीट ही रिजर्व आ गई, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं, तो आपके पास अब आपका यह है कि मुझे जिताना है, तो मैं अपनी वाइफ को खड़ा कर देता हूँ। ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं एक उसका मुद्दा बन जाता है, आ जाता है, ये हमारा पॉलिटिकल जस्टिस दिलाता है, गारंटी बताता है। ठीक है। ये इसकी बात होगी। हाँ। कोई है इसमें, कोई सर बोल रहा है? ज्वाइन तो कोई दिख नहीं। ओके। चलो, अब आते हैं हम लिबर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज लिबर्टी। ये तो पहला हमारा हो गया। फोर कार्डिनल है ना हमारे, ये सेकंड है। फर्स्ट जस्टिस हो गया, सेकंड लिबर्टी पे आ गए हम। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी जान तो, लिबर्टी क्या आर्टिकुलेट करता है प्रियम्बल में? लिबर्टी, अगर विद इन द, ठीक है। और देखो, लिबर्टी में एक जब प्रियम्बल में जाओगे तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यही दिया है। तो लिबर्टी हमें ये
लिबर्टी आर्टिकुलेट करता है इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में बताता है कि हमारी कुछ जो चीज़ें हैं, जो एक फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम, जो अपॉर्चुनिटी है सेल्फ डेवलपमेंट की, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ख़त्म करता है। अगर सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपकी पर्सनल फ्रीडम को कोई रोक रहा है, उस रिस्ट्रिक्शन को ये ख़त्म करता है कि नहीं, आपके पास राइट है, आप कर सकते हो। ये फ्रीडम की गारंटी देता है। आप अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को रख सकते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हो, किस पर आस्था रखते हो, किस पर विश्वास करते हो, किसकी पूजा करते हो, आपको पूरी लिबर्टी है इसको। ठीक है। किसी देश में कहीं, अपने देश में कहीं पर घूमो, कहीं पर जाओ, हर चीज की लिबर्टी है आपको। ठीक है। और अगर आपके पास, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे इसमें। किस बेस पर रिस्ट्रिक्शन होंगे? नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। कि और नेशनल नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाएंगे आप, तो फिर तो आपके ऊपर एक्शन बनेगा, पब्लिक ऑर्डर पर और मोरालिटी पर। कि आप दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, अपने लिए आप हैं। विजय माल्या पे कर सकते हैं। अब देखो क्या है ना कि कहना और करने में दोनों फर्क है। ये सब इसी के बड़े लेवल की बात हो जाती है। वो बाहर है तो कह रहा है हाँ ऐसा है, देश में रहता तो शायद नहीं करता। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व तो होती ही है ना। ये इतना बड़ा बंदा जब बनता है, आपको सब उसका लेना देना है। एपिस्टिन फाइल में देख लो आप, न जाने क्या क्या चल रहा है। इन्वॉल्व तो होते हैं, तो ये लोग बचाते भी हैं एक दूसरे को। अगर नहीं चाहते, जैसा हमारे यहाँ का रूल है अभी, कि किसी भी कंट्री में कोई रहे, वहां से उठाकर लाया जा सकता है, वहां से उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। तो क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लिबर्टी है हमारी जगह हर चीज का, तभी तो लिबर्टी की वजह से तो बोल पा रहा है ना। आप ये भी तो देखो आप, बोलने में उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी का तो हनन किया भी है ना उसने। इसलिए वो देश पे नहीं आ पा रहा। देश आएगा, पकड़ा जाएगा, जेल। हाँ, एक ने वो दिया था, इंटरव्यू लेकर आया था वो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ कर, देखो अब उसे मालूम है कि अब इंडिया में उसको जगह नहीं मिलने वाली है। सिंपल सी बात है। अब जब जगह नहीं मिलेगी, चीजें नहीं होंगी, उसका एम्पायर तो खत्म कर ही दिया है ना। तो अब अगर उसे कुछ दूसरी जगह का सिटीजनशिप भी ले रखा होगा, डेफिनेटली है, सिटीजनशिप ले लिया होगा उसने। अगर सिटीजनशिप ले रखा है, तो उसे वहां की पार्टी में कुछ ऐसा घुसना होगा, चीजें ऐसी करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक वो बना रहा है, अपना ग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहा है वो। और ये भी होता है कई बार कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो आने वाली हैं, उन पर अपनी बात को रखने की बात करने की कोशिश की, दूसरी पार्टी मुझसे आके कनेक्ट करे, मैं उससे फंड करूंगा, चीज़ें ऐसी होंगी, मैं अगर इस पार्टी के लिए इतना कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है। तो होता है। अब उस पर इतनी उसकी कोई ऐसी वैल्यू मैं मानता नहीं हूँ, ऐसे लोगों का क्या ही हो सकता है। ठीक है। चलो, लिबर्टी लिबर्टी आर्टिकुलेट करते हैं कैसे? इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज द absence ऑफ arbitrary restrictions on an individual's freedom while providing opportunity of for self government development। इसमें खास करके अगर, जिसमें अगर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, अगर सबकी बात करें, तो आप फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में आपको ये सब मिलेगा। राइट। तो इसमें क्या है कि ये गारंटी देता है फ्रीडम लाइक थॉट, जो ऑलरेडी उसमें दिया है, थॉट को, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को,
फेथ को एंड वर्शिप को। ठीक है, और इस फंडामेंटल राइट के साथ इन्हें सेफ गार्ड भी दिया गया है, सेफ गार्डेड बाय दिस आर्टिकल। ये है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शंस भी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रीजनेबल restrictions in the interest of national security, public order। किसमें, ये लिख लो, नेशनल रीजनेबल क्या होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक है, ये चीजें इसमें आ जाएगी, ये आपकी दो चीजें इसमें आ गई। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इक्वालिटी पे चलते हैं। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल फाउंडेशनल वैल्यूज। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब बराबरी का मामला, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें एक फाउंडेशनल वैल्यूज है, इंश्योर करता है, क्या कह रहे हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। लिबर्टी निगेटिव नहीं होती है कभी, निगेटिव तब होती है अगर रूल्स नहीं होंगे तो। ठीक है, हाँ निगेटिव हो सकता है, किस बेस पर, मोरल बेसिस पर हो सकता है, मोरालिटी वाले बेस पे आप बोल सकते हो, सिक्योरिटी बेस पे तो आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस की बात जब लगाते हैं, बाकी अब मोरल बेसिस कई बार इतना हमें छूट मिल जाती है कि हम कुछ भी बोल देते हैं, तो नेगेटिव तो है, कहीं ना कहीं तो है, जो हमारी गवर्नमेंट एक्शन, क्या है, देखो फ्रीडम, फ्रीडम होना, लिबर्टी होना पहले तो रूल है, अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाए, लिमिटेड आपको फ्रीडम मिले, वो लिबर्टी में चेंज हो जाता है, पहली चीज ये है। ठीक है, फ्रीडम विद रूल एंड रेगुलेशंस, या इन लिमिट्स, दैट दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। ये है, एक तो ये है, दूसरा लिबर्टी में, एक मैं अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात करूं, तो पॉजिटिव निगेटिव में ये है खास करके कि आप किसी पर्सन के ऊपर, आप पहले इतनी आपको फ्रीडम मिली है, किसी इन्वेस्टिगेशन से पहले या किसी का रिजल्ट आने से पहले हम उसे गिल्टी करार दे देते हैं, हमारे एक्सप्रेशन ऐसे है। हम आदमी के सामने वाले के आदमी की डिग्निटी खत्म कर सकते हैं लिबर्टी की वजह से, डिग्निटी पे उसके दाग लग सकता है, आदमी सुसाइड कर सकता है। जैसे सपोज करो आप हो, मैं हूं, कोई काम किया ही ना हो गलत, और उस पर दूसरा गलत के आपके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का अपना एक करेक्टर को लेकर बड़ा पंगा चलता है, तो जब ऐसी बात आती है तो आप फिर क्या करते हो, उस पर आप जान ले लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, इस लिबर्टी के चक्कर में कई लोगों ने जान दी भी है, क्योंकि उनके बाद में कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो ऐसा है ही नहीं, इसके साथ रॉन्ग केस हुआ था, तब तक वो जान दे चुका है अपनी। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत बार होता है लिबर्टी का, खास करके इन चीजों को लेकर कि आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में। आजकल का फंडा ही है, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, क्योंकि आपको थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ सब में आपको फ्रीडम मिली हुई है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तीन चीजों पे ही तो रिस्ट्रिक्शंस है, नेशनल सिक्योरिटी पर, और आपके पब्लिक एंड मोरालिटी पर। तो आप
उस तरीके से भी आप कहीं ना कहीं हैरेस करते हैं लोगों का। मेंटली हैरेसमेंट होता है लिबर्टी की वजह से, निगेटिव है। जैसे एक एक मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल अभी का भी बताता हूँ। एक लड़का है, आप रवि सिहाग का नाम जानते हो ना? बड़ा फेमस यूपीएससी का स्टूडेंट रहा है, वो कैंडिडेट रहा है, सिलेक्टेड है, आईएएस है प्रॉपर, हिंदी मीडियम से था। और थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में उसने मतलब निकाल तो उसने एग्जाम पहले लिया था 2018 में। अभी उसने लास्ट उसमें 2020 या 21 में उसने लगभग 18 रैंक लेकर आया। ठीक है। और उसे आईएएस बन गया। उसके फॉलोअर्स भी बहुत थे, हिंदी मीडियम के खास करके बहुत फॉलोअर्स थे उसके साथ। इस फॉलोअर्स के होने की वजह से जब ये बीच में आया कि जब पूजा वाला केस आया, पूजा खेलकर क्या थी वो, ऐसे थी ना वहाँ, जो पुणे वाला केस आया, उसमें जब केस आया तो उसको भी लोग ट्रोल करने लगे। उस पर भी लोगों की अपनी टिप्पणी होने लगी, कमेंट्स आने लगे। और इतना ज़्यादा कि वो सोशल एक्टिव बहुत होता था, सोशल एक्टिव था वो, बहुत सोशली एक्टिव होता होता था, वो हमेशा कुछ ना कुछ डालता रहता था। उससे लोगों को कमेंट ऐसे आने लगे कि वो हैरेस होने लगा, लिबर्टी की वजह से आप कमेंट कर रहे हो ना, कुछ भी उसको बोल रहे हो। वो इतना मेंटली हैरेस हो गया कि वो अपनी, जब फाउंडेशनल ट्रेनिंग के लिए फिर से 3 महीने के लिए, जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो फिर 3 महीने के लिए आपको लबासना जाना होता है। जब वो जा रहा था उस टाइम पर उसकी इतना मेंटली टॉर्चर था वो, ये पूछो ही नहीं। ये भी लिबर्टी का ही तो नुकसान है कि आप इसमें नहीं एक्शन ले सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को बोलने से पहले अगर ऐसा कुछ बोलते हो और आपके ऊपर एक्शन हो जाए, तो आप 2 मिनट फिर इसके बाद से दोबारा सोच कर आप बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे आप। हम्म। 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 हाँ। हाँ। हम्म। यही तो बात है ना, हमारे यहाँ कुछ जगह अच्छा भी है, कुछ जगह बुरा भी है, दोनों है। तो यही चीजें होती हैं यार। तो ये चीजें हैं हमारे यहाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है। बाकी का इसका पार्ट 3 कल करेंगे, कल क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मे बी मैं 7, 9, 7, 8, 9 3 दिन शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। लेकिन मैं मेंटोरशिप जरूर लूँगा। और आपका मेंटरशिप क्लास कल करेंगे आपका। ठीक है, कल ही कर लूँगा मैं, क्योंकि मंडे में भी मैं ट्रेन में होऊंगा, ट्रेवल कर रहा हूँगा, तो चीज़ें मज़े नहीं आएंगी। और फिर इसके बाद मैं आ ही जाऊँगा। ओके, मिलते हैं कल। ओके। ओके, थैंक यू।